हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस फॉर यूट्यूब चैनल पर। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए आप कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके लिए आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिनकी सॉल्यूशन आपके लिए डाल दी गई हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे। इनको अच्छे से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी। और 2016 से लेकर जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं उनकी प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और उनको ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का 2025 का सेट बी। पहला जो है सेक्शन है भौतिक विज्ञान है। पहला क्वेश्चन है, इसमें बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। दूसरा क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण का है। नेत्र लेंस में अपनी फोकस लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। तो इसका आंसर है ये दोनों ही जो है कथन और अभिकथन और कारण सत्य हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके लिए ए ऑप्शन इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। तो कौन सा दर्पण हो सकता है? देखिए, समतल दर्पण में भी सीधा दिखाई देता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा दिखाई देता है। अवतल दर्पण ऐसा है, इसमें हमेशा सीधा नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें उल्टा भी दिखाई देता है। सीधा सिर्फ एक कंडीशन में दिखाई देता है, जब वस्तु एफ और ओ के बीच में रखी हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। समतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। तो चौथा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट है तथा शक्ति 100 वाट है, और जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? देखिए, इसका आंसर है डी ऑप्शन 25 वाट। ये आया कैसे है? इसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। जो V1 है विभवांतर वो 220 वोल्ट दे रखा है, शक्ति P है वो 100 वाट दे रखी है, और हमें निकालना है प्रतिरोध। निकालेंगे पहले केस में, प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा V²/P हो जाएगा। V² है 220 गुणा 220 हो जाएगा, अपॉन 100 है तो ये 484 ओम आ जाएगा। जब आपको इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 484 ओम आ जाएगा। और V2 जो है, जो बाद में जो है विभवांतर 110 वोल्ट कर दिया था, तो हमारा V2 है जो है 110 वोल्ट हो जाएगा। आर जो पहले वाला जो निकला है हमारा वो 484 ओम है। अब यहाँ P निकालेंगे, P का फार्मूला हो जाएगा V²/R। तो V² हमारा 110 गुणा 110 बटे 484 हो गया। और जब इसका आप कैलकुलेट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 25 वाट इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए ये निकाल के देखना पड़ेगा आपको कि ये 25 वाट आया कैसे है। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, एक नंबर में ऑप्शन में है, तो आप ऐसे कर लेना। अगला क्वेश्चन है पांचवा, शक्ति का छोटा मात्रक वाट होता है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इसके लिए देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, आप इसको भी अच्छे से रट लेना। ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होता है, इसलिए इन्हें विस्तृत स्रोत के रूप में माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। इस तरह से ये आप क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल हर बार मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने 2016 से लेकर अब तक जिसने भी सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, उनको तो बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन की हमने अच्छे से रिवीजन करनी है। तो ये है, किसी भी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। पहले है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, और जब समानुपाती होते हैं दोनों जो है वैल्यू हैं एक साथ, दोनों वैल्यू के जो मान है, परिमाण है, एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ ही घटते हैं। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल पर इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। इसमें जो वैल्यू हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी बढ़ती है। तीसरा है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो चालक है वो निक्रोम का भी हो सकता है, वो एल्यूमिनियम तांबे का भी हो सकता है, और ये अलग अलग धातुएं होती हैं तो इनका प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए ये इनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ये 2 नंबर का है आपका क्वेश्चन।
अगला 8वां है, किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचनी है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखने हैं। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए आप छड़ चुंबक ऐसे बना लीजिए, पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए और एन और एस लिख लीजिए, उनके ऊपर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिख लीजिए। फिर आप ऐसे एन से ले जाकर एस में डाल दीजिए। तो एन से निकलते हुए के हम देखो तीर के निशान दिखा रखे हैं, ये इस तरह से लगाने हैं, एन से निकलते हैं और एस में चले जाते हैं। तो ये एक तरह से छड़ चुंबक का जो चित्र बनाया है, इसके साथ हम देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी पता चल रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाते हैं। ये पहला हमारा इसका गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिए डायग्राम में देखिए, जब आप भी ड्रॉ करोगे तो ये ध्यान रखना है कभी ये जो है एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, इनको अलग अलग दिखानी है आपको, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तीसरा जो गुण है इसका, जब छड़ चुंबक के बाहर तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण नजर आ रही है, लेकिन जब हम छड़ चुंबक के अंदर देखेंगे तो देखो एस में तो अंदर जा रही है और एन से निकल रही है, यानी कि इसके छड़ चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर हो जाती है और छड़ चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण हो जाती है, इसलिए ये एक बंद वक्र नजर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है छड़ चुंबक वाला। और देखिए ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये और 8वां जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है। अगला 9वां देखिए, 9वां क्वेश्चन जो है ये भी 3 नंबर का ही है। ओम का नियम को बताना है और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। और जो ये तीसरा दे रखा है इधर कि ओम के नियम के अनुसार निम्न में से प्रतिरोध का सही समीकरण चुनना है, तो ए ऑप्शन ठीक है, R = V/I। तो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या कहता है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। V=I, यानी कि विभवांतर बढ़ता है तो विद्युत धारा भी बढ़ती है, विभवांतर घटता है तो विद्युत धारा भी घटती है। तो ये ओम के नियम के अनुसार है, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि ताप जो चालक तार का जो ताप है वो समान रहना चाहिए, बढ़ना घटना नहीं चाहिए, तभी ये ओम का नियम लागू होगा। और V=IR, आर क्या है यहाँ पर नियतांक है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, V विभवांतर और I विद्युत धारा होती है। तो ये ओम का नियम हो गया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, एक में ओम के नियम की परिभाषा, एक में प्रतिरोध का मात्रक और एक में 2 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना था। तो 3 नंबर है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 10वां भी बिल्कुल ईजी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, इसके 3 भाग दे रखे हैं। पहला भाग है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। एक डायोप्टर देखिए उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ये नीचे देखो, ये नीचे दे रखा है इसका आंसर। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायोप्टर = 1/1 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर का है ये। और एक नंबर में ये न्यूमेरिकल दे रखा है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी दे रखी है, तो F=2 मीटर है। P निकालना है, P यहाँ पर लेंस की क्षमता होती है और P का फार्मूला होता है 1/F, और F दे रखा है 2 मीटर, तो 1/2 हो गया। और 0.50 डायोप्टर आ गया। अब ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता है उसके लिए माइनस का निशान लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ -0.50 डायोप्टर हो गया है। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक तो होती है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान लगाया है। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/F = 1/V - 1/U। दर्पण सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। तो ये देखिए प्लस, मैंने छोटी सी ट्रिक्स बता रखी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो दर्पण में P आ रहा है, तो इसका मतलब सूत्र में वहाँ प्लस लगाना है, 1/V + 1/U। जो दूसरा सूत्र बच गया उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली माइनस लगा देना, तो वो लेंस सूत्र हो जाएगा। माइनस वाला लेंस सूत्र है और दर्पण P वाला जो दर्पण है उसमें प्लस आता है, तो प्लस वाला वो दर्पण सूत्र होता है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल चॉइस में है, या तो वो आप अभी जो हमने किया है सॉल्व करो, या फिर ये 3 ऑप्शन दे रखी ये कर लेना। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, और हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पक्ष में ये देखिए
मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हो जाएगा सी भाग, ये ए भाग है। अब सी भाग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों में क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। वरित प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ये बाहर की ओर वक्रित भी होते हैं, इसलिए बहुत दूर के इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी बहुत दूर के एरिया को एक छोटे से दर्पण में दिखा देता है और इस कारण ही जो ड्राइवर हैं वो सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। तो ये सी वाला हो गया पार्ट। बी वाला देखते हैं, बी का क्या है? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बिंब तो इसका है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा छोटा बनाएगा, समतल दर्पण सीधा और बिंब के साइज का बनाएगा, जो आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा वो अवतल दर्पण ही होता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप इंटरनल चॉइस आप कोई भी कर सकते हैं। अब हमारा खंड ब स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी, रसायन विज्ञान। आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों से बने होते हैं और इन आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है। इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा। फिर है 12वां, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, अभिकथन ए और कारण आर। तो इसमें दे रखा अभिकथन क्या है? हमारा उद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ये सत्य है। कारण देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये असत्य है। तो ये इसकी सी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है और आर असत्य है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर को चुनिए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। भाई क्या बनता है? ये देखिए Fe की जब लोहे के चूर्ण पर जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसलिए है जो राइट आंसर है। इसमें क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। हाइड्रोक्साइड तो किसी तरह नहीं बनेगा क्योंकि ओ हाइड्रोक्साइड OH होता है, ओ तो यहाँ है ही नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं थी। देखो अभिक्रिया हो गई है। आयरन लवण व जल बनता है, पानी भी नहीं बनेगा क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन होती है और इधर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 14वां देखिए, नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृतगंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे? नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृतगंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे? तो देखिए, ये वैसे तो हमें तीनों ही ऑप्शन ठीक लग रही हैं। प्रत्योक्सीकारक मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे, वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इन्होंने कहा है हम घर में नमकीन का पैकेट खरीद कर ले आए हैं, हमने पैकेट को खोल लिया है और वो अभी पैकेट में बची हुई है, तो हमें उसको कैसे बचाना है विकृतगंधिता होने से? तो उसके लिए हम उसको वायुरोधी बर्तन में रखेंगे। ये 2 ऑप्शन प्रत्योक्सीकारक मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे, ये नहीं आएंगे यहाँ पर। जब हमने घर में लाकर पैकेट खोल लिया है तो इसमें आएगा वायुरोधी बर्तन में रखेंगे। 15वां है, जो सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं सोना और चांदी होती हैं। सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। और इनके उपयोग क्या होते हैं? पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। उपचायक क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करने वाला है, अगले का उपचयन कर देता है, इसलिए उपचायक के रूप में काम करेगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करते? और उदासीनीकरण अभिक्रिया। या तो इंटरनल चॉइस है, या तो आप ये विरंजक चूर्ण वाला करेंगे 2 अंक का है, या फिर इसके इंटरनल में ए और बी 2 ऑप्शन दे रखी हैं 1-1 नंबर में। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। H की उपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार करते हैं, तो H ही इंपॉर्टेंट है। H होंगे तो अम्ल व्यवहार करेगा, H नहीं होंगे तो अम्लीय व्यवहार नहीं होगा। तो पानी नहीं है, पानी की उपस्थिति में H उत्पन्न नहीं होंगे, H उत्पन्न नहीं होंगे तो अम्ल अम्लीय व्यवहार दिखाएगा नहीं। अगला उदासीनीकरण है। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षार मिला दिया तो NaCl लवण बन जाएगा और पानी।
देखो उदासीन, जैसे नाम से पता चल रहा है, उदासीन एक अम्ल है और एक क्षार है, एक खट्टी चीज़ है और एक कड़वी चीज़ है। उन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो उनका पीएच जो है 7 के आसपास आ जाता है, तो वो उदासीन हो जाते हैं। ना वो खट्टा रहता है ना वो कड़वा रहता है, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और ऐसा होने में एक लवण भी बनता है और पानी बन जाता है। वो लवण जो होता है उसका ना वो खट्टा होता ना वो कड़वा होता, तो वो उदासीन पीएच के पास आ जाता है। तो इसका जो है ये उदासीकरण अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन हमारा 16वां, ये 2 अंक का था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये देखो, इस क्वेश्चन में 16वें में 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से एक करना है, जो आपको अच्छे से आए वही करना। अब ये जो टेबल है ये हरियाणा बोर्ड ने पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया है 10वीं क्लास में, ये टेबल वाला। तो देखिए, लोहे की कॉपर सल्फेट विलयन के साथ यह अभिक्रिया दिखा दी क्वेश्चन में। Fe+CuSO4, तीर का निशान Cu+FeSO4, यहाँ क्या हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प A B C D दे रखे हैं, इन चारों में से हमें एक ठीक छांटना है। तो कौन सा विकल्प ऑक्सीकृत और अपचायक एजेंट को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ही ऑप्शन देखिए, Fe क्या होता है, Fe इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। वैसे तो 10वीं के लेवल में सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ना, ऑक्सीजन हटना तो अपचयन है, और ऑक्सीजन जुड़ना हाइड्रोजन हटना जो है वो उपचयन है। इलेक्ट्रॉन के लेवल का नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर ये पूछ रखा है, देखिए Fe जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और ये Fe जिसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ ये कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो कॉपर क्या हो जाएगा, वो अपचयित हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाला अपचयित होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला उपचयित होता है, यानी ऑक्सीकृत होता है। और यहाँ पर फिर ये Fe अपचय का काम करेगा। किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर को दे रहा है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यही ऑक्सीकृत हो रहा है और यही अपचय का काम करेगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण समझाना है और ये तीनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सी अभिक्रिया लिखी है, किसी को भी याद हो जाए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी ये जो है उदाहरण याद हो जाएगा। C+O2, तीर का निशान CO2, ये आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं। C और O2 2 अभिकारक हैं, ये दोनों ने मिलकर एक उत्पाद बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के लिए आपको क्या करना होता है। हमें सबसे पहले सोडियम की परमाणु संख्या पता होना चाहिए। सोडियम की परमाणु संख्या होती 11। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। सोडियम की है 2 8 1, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाने के लिए जो सबसे बाहर वाला कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं कितने हैं। इसमें बाहर वाले कोश में सोडियम में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 1 दिखा रखा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ही हम इसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु में इस्तेमाल करेंगे। तो सोडियम का प्रतीक लिख के उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन के लिए डॉट ये बिंदु लगा दीजिए, तो ये इसकी सोडियम की आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी। ऑक्सीजन के लिए देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। फिर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पहले में 2, दूसरे में 6। अब ये देखिए बाहर वाला कोश कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हम ऑक्सीजन का प्रतीक लिख के उसके तीनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो गई। फिर मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पता होना चाहिए, 12 होती है। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, 2 8 2 हो जाएगा। बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु से दिखा दीजिए, तो ये मैग्नीशियम की होगी। बिल्कुल ईजी है, हमें प्रतीक पता होना चाहिए, हमें परमाणु संख्या पता होना चाहिए, हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ये सब चीज़ें 9th क्लास की हैं, जिसने 9th में अच्छे से किया या फिर 10वीं में किया है उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी लगेगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, 1 मिनट में सवाल होने वाला हो जाता है। पूरे अंक मिलेंगे अगर आप इसको अच्छे से करोगे। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझा भी दिया है। किसी भी धातु का या उसका पूछें तो आप ऐसे उसको दर्शा सकते हैं। जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दर्शाना है, बस प्रतीक लिख के। जो शुरू और दूसरे कोशों को नहीं देखना, बाहर वाला कोश जो है उसी के इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है हमें।
आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में दे रखा है, या तो आप ये तीनों ये लिखेंगे या फिर आप रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में कोई 3 अंतर लिखेंगे। 3 अंतर देखिए, इसमें सिंपल से मैंने लिख रखे हैं ताकि बच्चे को याद हो जाए। पहला जो है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। दूसरा, धातुएं हैं जो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा जो है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। चौथा है, धातुएं पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पांचवा है, धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, इसलिए उपचायक का काम करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए अपचायक का काम करती हैं। तो ये आपका आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 19वां। अब हमारा 3 नंबर का ही है। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना। 3 अभिक्रिया दे रखी है हमारी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का हमें फार्मूला आना चाहिए, जिंक का प्रतीक आना चाहिए। इसी तरह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम, यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला आना चाहिए, फिर मैग्नीशियम का प्रतीक पता होना चाहिए। फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रत्न के साथ, तो यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र और इसका लोहे का प्रतीक देखो कैसे है, H2SO4 प्लस जिंक। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, जिंक का प्रतीक होता है Z। अब यहाँ पर ये देखिए, जो जिंक धातु है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा विक्रियाशील है, इसलिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी और हाइड्रोजन की जगह खुद आ जाती है। तो देखो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। संतुलित कर लेना होती हैं विक्रियाएं। अब देखिए, मैग्नीशियम भी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। तो H जो है, H कम अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। देखिए, MgCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन H2। यहाँ देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, फिर आयरन हो गया। आयरन भी ज़्यादा अभिक्रियाशील हाइड्रोजन से, इसलिए इसको भी यहाँ से विस्थापित कर देगा और FeCl2 प्लस H2 बन जाएगा। देखिए, बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ तो HCl है, Cl के आगे कुछ 2 वगैरह नहीं लग रखा है, लेकिन Mg के साथ आता है ये 2 हो जाता है Cl के पास, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी। तो ये जिसने 9th में सीखा होगा उसको पता होगा ये फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं। तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी और संतुलित अभिक्रिया लिखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण भी बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन की सफाई प्रक्रिया भी बहुत बार पूछी गई है। ये हमारा जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, 2 भागों में दे रखा है। इसमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी आपको, या तो ये 2 करने हैं या अगला जो आगे मिलेगा वो करना है। पहले इनको देख लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त। देखिए, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और इसे हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं और संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण आ जाए या संकलन, आंसर 1 मिलेगा। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है समीकरण दिखा रखा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिखा रखा है, C और C के बीच में द्वितीय बंध है। ये जो R दिखा रखे हैं ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन हो सकती हैं, तो ये चारों उस पर दिखा रखी हैं। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ये वनस्पति तेल होते हैं, हमारे सरसों के तेल हैं, तिल का तेल, ये सूरजमुखी के ये वाले तेल होते हैं, वो असंतृप्त होते हैं। उनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वितीय बंध होता है। जब इसमें से हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है और उसको बोलते हैं वनस्पति घी। गगन मगन जैसे ये डालडा मिलते हैं बाजार में, वो वनस्पति घी होते हैं, तो वो वैसे बनते हैं हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। तो जब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं तो देखो, C और C के बीच वाला जो द्वितीय बंध था वो टूटकर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इसलिए तो इसको हाइड्रोजनीकरण कह रहे हैं, और संकलन भी जुड़ रहे हैं इसलिए इसको संकलन अभिक्रिया कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है साबुन की शोधन प्रक्रिया। सबसे पहले हमने साबुन के बारे में बताना है। साबुन क्या होते हैं, साबुन जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम या
सोडियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है, जिस तरफ सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो आयनिक भाग होता है, वो आयनिक भाग पानी में घुल जाता है, घुलनशील होता है, जलरागी होता है। और जो दूसरी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो पानी में घुलती नहीं है, वो तेल में घुलनशील होती है, तो वो जल विरागी होती है। जब हम जो साबुन का आयनिक सिरा होता है, जब हम मतलब साबुन लगाते हैं कपड़ों को, तो जब लगाने के बाद जो साबुन का आयनिक सिरा होता है वो बाहर की ओर यानी पानी की तरफ चला जाता है, और जो हाइड्रोजन कार्बन वाला सिरा है जो तेल की ओर व्यवस्थित हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो मिसेल बनती है, इसी को मिसेल बोलते हैं। बीच में जो होता है मिसेल के में मैल गंदगी होती है और ये पानी में घुलनशील होती है। तैलीय मैल जो मिसेल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बनी रहती है और आयन आयन विकर्षण के कारण मैल आसानी से बाहर निकल जाता है, इस कारण जो कपड़े साफ हो जाते हैं। आगे देखिए, अब ये आप मिसेल, पहले मिसेल बता सकते हैं मिसेल क्या होती है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको मिसेल में ये डायग्राम जरूर बनाना है। सबसे ऊपर पहले ऊपर वाला डायग्राम बनाना है कि जो एक साबुन के अणु को दिखा रखा है, ये साबुन का अणु है, इसमें जो एक गोल गोल सर्कल दिखा रखा है ये जलरागी सिरा होता है, यहाँ सोडियम आयन या पोटेशियम आयन होता है। और ये पीछे वाली ये जो जिग जैग मोशन में जिग जैग उसमें दिखा रखी है, ये जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, जो जल विरागी होती है, जो तेल गंदगी में घुलती है और पानी में घुलनशील होती है। तो ये इस तरह से जब हम साबुन लगाते हैं तो देखो ये गोल गोल बन गई, और ये जो साबुन के अणु हैं बहुत सारे गोल गोल ऐसे व्यवस्थित हो गए हैं, आयनिक सिरा बाहर की ओर पानी की तरफ, और जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है जो जल विरागी सिरा है वो गंदगी की तरफ ऐसे गोल गोल बन जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं मिसेल, इस व्यवस्था को ही मिसेल बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कपड़ा है, अपना कपड़े के ऊपर नीला दाग लग गया है, नीले दाग के ऊपर हमने मतलब कपड़े के ऊपर हमने साबुन लगाया। देखिए साबुन के अणु दिखा रखे हैं कैप्सूल जैसे, ये जो कैप्सूल से दिखाई दे रही हैं साबुन के अणु हैं। जो नीला नीला डार्क पार्ट है वो है जलरागी सिरा यानी आयनिक सिरा, और जो वाइट है वो है जल विरागी सिरा, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो जल विरागी है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो वाइट वाला पार्ट है वो गंदगी की तरफ आ रहा है, क्योंकि गंदगी जो होती है वो तैलीय होती है, और जो नीले वाला भाग है जो आयनिक सिरा है वो बाहर की तरफ है, पानी की तरफ है। देखिए इस तीसरे चित्र में भी देखिए ऐसे ही, ऐसे पानी को जैसे जैसे हम साबुन लगाते हैं हाथ से या ब्रश से ऐसे रगड़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है। इसमें देखिए चौथे में ये बिल्कुल गंदगी जो है, गंदगी को चारों तरफ से घेर लिया है साबुन के अणुओं ने। लास्ट इसमें देखिए बिल्कुल गंदगी को घेरने के बाद कपड़े से बाहर निकल जाते हैं और मिसाइल बन जाती है ये, और कपड़ा साफ हो जाता है। तो इस तरह से जो है कपड़ा आप साफ कर, जो साबुन की प्रक्रिया है, कपड़े तो हम रोज़ ही धोते हैं, लेकिन हमें उसकी असली टेक्निक क्या, मतलब उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम गंदगी दूर हो जाती है, उसका प्रिंसिपल दिखा रखा है इसमें, सिद्धांत बता रखे हैं कि कैसे कपड़े साफ होते हैं, कैसे उनमें गंदगी दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कंप्लीट हो गया है 20वां जो है। अब इंटरनल चॉइस वाला देख लेते हैं। इंटरनल चॉइस में देखिए दे रखा है 20वें का इंटरनल चॉइस में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। कार्बन के 2 गुणधर्म बताने हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो ये देख लेते हैं इसका कार्बन वाला। श्रृंखलन हो गया, कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें अधिक संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा है चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए कार्बन अन्य 4 परमाणु के साथ भी आबंध बनाकर यौगिक बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि के साथ यौगिक बना सकता है। तो मतलब ये इतने सारे यौगिक बनाता है, इसलिए इसमें बहुत ही क्षमता, क्योंकि 4 संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होने के कारण इसके चारों तरफ 4 तत्व अलग अलग भी आ सकते हैं, एक जैसे भी आ सकते हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा यौगिक बना सकता है, वलय भी बना सकता है ये बहुत से। तो 3 नंबर में देखिए, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे, भौतिक गुण में भी और रासायनिक गुण में भी। ये देखिए पहले रासायनिक गुण में देख लेते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक या एथेनॉल भी लिख सकते हो आप, यहाँ एथेनॉइक अम्ल भी लिख सकते हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण से पता लगाएंगे तो अल्कोहल से उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो CO2 गैस के साथ तेजी से बुद्ध बुदाहट उत्पन्न करते हैं, यानी जब CO2 गैस बनेगी तो बहुत तेजी से बुद्ध बुदाहट होएगी, लेकिन अल्कोहल में कुछ नहीं होता। दूसरा जो टेस्ट है लिटमस परीक्षण है, जो अल्कोहल है लिटमस पर कोई भी असर नहीं दिखाता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे आ गया तो ये अम्ल होते हैं, ये लाल नीले को लाल कर देते हैं। तीसरा जो है ये सोडियम धातु परीक्षण, जब इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं अल्कोहल, और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण, जब करते हैं जब इसमें अल्कोहल में डालते हैं इसकी बूंदी, तो बूंदे
तो इसके गुलाबी रंग होता है इसका, तो उस गुलाबी रंग को ये ख़त्म कर देता है अल्कोहल। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा कुछ नहीं करता। ये तो थे रासायनिक गुण। भौतिक गुण देखिए, इसका जो गलनांक होता है 156 केल्विन होता है, एथेनॉइक का 290 केल्विन होता है, कुंभनांक इसका 351 केल्विन होता है एथेनॉल का, और इसका 391 केल्विन होता है। इसमें अल्कोहलिक गंध होती है और यह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है तीसरा 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में 5 नंबर में ऑप्शन दे रखी है, 3 ऑप्शन दे रखी हैं 5 वाले में भाई। अब देखिए तीसरी ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है, तालिका दे रखी है, टेबल दे रखी है। इसमें पहले क्या कह रखी है, यौगिक ए का व्यापक रूप से अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस बात से तो मान लो किसी बच्चे को पता भी ना चले भाई ये यौगिक ए क्या हो सकता है कि अचार में डालते हैं इसको। दूसरा देखिए, ए एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक बी बनाता है। तो ये ए जो है एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और मीठी गंध वाला यौगिक होता है एस्टर। और जिसने एस्टरीकरण अभिक्रिया कर रखी है वो बच्चा इसको आसानी से सोल्व कर देगा, क्योंकि एथेनॉल के साथ एथेनॉइक अम्ल जो है अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो यहाँ पर जो ए हो गया वो हमारा एथेनॉइक अम्ल हो गया, और जो बी बना है जो हमारा वो एस्टर हो गया। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है ए एथेनॉइक अम्ल, बी एस्टर। एस्टर का भी नाम लिख सकते हैं, एथिल एथेनोएट बन जाता है, वो एथिल एथेनोएट बनेगा। अब ये देखिए, ये एक जो पहले का तो जो आंसर हो गया, यौगिक ए और बी को पहचानो, जब नाम लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगला 2 नंबर का देखिए, जब यौगिक ए वाशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, वाशिंग सोडा का क्या सूत्र होता है, Na2CO3 सूत्र होता है, तो कौन सी गैस बनेगी। अब देखिए ये दिखा रखी है एथेनॉइक अम्ल है, ए ही लेना है क्योंकि एथेनॉइक अम्ल है, उसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया दिखाई, तो क्या बन गया, ये बन गया सोडियम एसीटेट बन गया, प्लस में पानी, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो इसमें कौन सी गैस उत्पन्न हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 नंबर तो आप गैस लिखोगे तब मिलेगा, और 1 नंबर आप लिखोगे, ये समीकरण लिखोगे तब 2 अंक मिलेंगे आपको। फिर जो 2 नंबर का तीसरा भाग है एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, फिर 2 उपयोग लिखोगे एथेनॉल के तब आपको 2 अंक और मिलेंगे। एथेनॉल का उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये इस तरह से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। तो देखिए 5 नंबर वाले में इसमें 3 बी सेट में 3 इंटरनल चॉइस दे रखी है, मतलब 3 में से 1 करना है आपको। कितनी मतलब ऑप्शन दे दिया आपको, कितनी छूट मिल गई है आप अच्छे अंक लाने के लिए। अब आगे देखिए, अब हमारा जो है जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्टो ग्रंथि को चाहिए। 22वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण वाला है। पादप में तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होते हैं, ये ठीक बात है भाई, सत्य है। ए वाला जो कारण है जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है, ये भी ठीक है। तो ए आंसर आ जाएगा। वृद्धि हार्मोन है, ये तने की वृद्धि कर रहे हैं जिब्रेलिन, तो ए ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। निम्न में से मानव में नर जनतंत्र का भाग कौन है, देखिए 4 ऑप्शन दे रखी हैं। अंडाशय मादा का भाग है, गर्भाशय भी, डिम्बाइनी भी। तो शुक्रवाहिका ही ऐसी है जो नर जननतंत्र का भाग है, तो सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। 24वां देखिए, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र नहीं है, कागज का लिफाफा भी है, लकड़ी की डंडी भी है, गुब्बारा नहीं है। गुब्बारा प्लास्टिक से बना है, तो डी गलत है, तो गुब्बारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन कौन सी परत को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन परत को, तो ओजोन आंसर आ जाएगा इसका। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, और ये 2 नंबर में है। और प्रतिवर्ती क्रिया की मस्तिष्क में क्या भूमिका है, मस्तिष्क की क्या भूमिका है प्रतिवर्ती क्रिया में। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, यानी वो जो सिक्रेट करते हैं वो कहाँ जाता है, शुक्रवाहिका में जाएगा। और जब वो शुक्रवाहिका में जाता है तो तरल माध्यम को तरल बना देगा। तरल माध्यम में जो शुक्राणु होते हैं वो आसानी से गति कर सकते हैं, इसलिए उनका स्थानांतरण आसान हो जाता है।
और ये जो स्राव है ये शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, आप इसको लिख सकते हैं 2 नंबर में। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका, इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है, या तो आप प्रतिवर्ती क्रिया वाला करेंगे या अगरबत्ती का गंध का पता कैसे लगाएंगे, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक और कम समय में होने वाली क्रिया है। इस क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगरबत्ती की गंध का कैसे पता चलता है। अगरबत्ती की गंध का पता हमारे नाक में उपस्थित घ्राणग्राही लगाती है। हमारे ग्राही होती घ्राण सूंघने वाली। जब अगरबत्ती जलती है तो उसकी गंध के जो कण हैं वो हवा के साथ नाक में प्रवेश कर जाते हैं। विसरण विधि द्वारा नाक में उपस्थित जो घ्राणग्राही की सूचना को संवेदी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में ले जाती है और वहाँ इसका विश्लेषण होता है और इस सूचना को प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा कार्य कर अंग तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से हमें अगरबत्ती की गंध का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लिख के देख लेना। लक्षण जो हैं स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मेंडल क्या कर रहा था, मेंडल मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन्होंने एक ये भी किया, क्या किया उन्होंने, मटर के 2 विकल्पी जोड़ों का संकरण करवाया। वो 2 विकल्पी जोड़े क्या थे, एक तो गोल और हरे बीज वाला पौधा था मटर का, एक झुर्रीदार और पीले बीजों वाला था भाई। उनके बीच संकरण करवा दिया। F1 संतति में सभी गोल पीले आ गए, झुर्रीदार व हरा नहीं आया गुण। तो इसका मतलब झुर्रीदार और हरा F1 में दिखाई नहीं दिया, तो यह प्रभावी लक्षण हो गया। और जो दिखाई दिए वो गोल और पीले, वो प्रभावी लक्षण हो गए। फिर उन्होंने F1 संतति का स्वपरागण कराया। F1 संतति का स्वपरागण कराने पर F2 में नए संयोजन देखने को मिले। अब नए संयोजन बन रहे हैं, तो इसका मतलब जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, कोई उनको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो वो नए संयोजन देखो क्या क्या संयोजन बने थे। गोल पीले हो गए थे, झुर्रीदार पीले हो गए थे, गोल हरे हो गए थे और झुर्रीदार हरे हो गए थे। F2 पीढ़ी में नए संयोजन देखने को मिले। इससे ये पता चलता है कि गोल और झुर्रीदार लक्षण तथा पीले और हरे लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आप इसको इस तरह से पनट स्क्वायर बना के भी बता सकते हैं। देखिए, जनक जो हैं गोल हरे बीज वाले होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई इसको लिख लेंगे। यानी कि जो प्रभावी लक्षण होता है उसको कैपिटल से दिखाते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। झुर्रीदार व पीले बीज को देखिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसका जब निषेचन होता है इनका युग्मकों का, तो देखिए सभी गोल पीले बन गए। F1 संतति में सभी गोल पीले थे, गोल पीले बीज वाले पैदा हुए थे पौधे। जब इन F1 वालों का संकरण करवाया, स्वपरागण करवाया, तो गोल व पीले देखिए दोनों ही पौधे गोल व पीले वाले हैं। तो आर वाई हो गए, यानी आर कैपिटल है, वाई एक आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, ये हो गए इनके। जब हम युग्मक बनाएंगे तो ये 4 युग्मक एक दोनों के एक जैसे युग्मक बनेंगे, क्योंकि दोनों ही जने के एक जैसे थे, तो इनके युग्मक एक जैसे बनेंगे। जब इनका निषेचन करवाया तो देखिए 9 तो गोल पीले आए, 9 गोल पीले हो गए, 3 गोल हरे हो गए, 3 झुर्रीदार पीले हो गए और 1 झुर्रीदार हरा हो गया। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे मैंने इसमें थोड़ा संकेत बना रखे हैं। टिक मार्क गोल पीले के लिए बना रखा है, गोल हरे के लिए थोड़ा स्टार सा बना रखा है, झुर्रीदार पीले के लिए प्लस, झुर्रीदार हरे के लिए जो फील्ड है, ये फील्ड जो सर्कल है ये बना रखा है। देखिए यहाँ पर पहला देखिए टिक लगा रखा है गोल पीला, दूसरा तीसरा चौथा गोल पीले सारे, 5वां गोल पीला, 6ठा गोल पीला, 7वां गोल पीला, 8वां गोल पीला, ये 9वां गोल पीला। अब ये देखिए जो गोल हरे हैं, ये स्टार्स वाला जो है एक, ये इधर वाला गोल हरा 2। अब तीसरा गोल हरा देखिए, ये रहा तीसरा गोल हरा, तो 3 गोल हरे। और भाई जो प्लस वाले हैं झुर्रीदार पीले देखिए, एक झुर्रीदार पीला, दूसरा झुर्रीदार पीला, तीसरा झुर्रीदार पीला और एक जो बच गया हमारा वो झुर्रीदार हरा है, जो हमने फिर पूरा फुल मतलब सर्कल है, डार्क सर्कल है, बोल्ड जो है, ये इस तरह से
ये कंप्लीट हो गया है आपका। ये पूरा अच्छे से दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और एक बार आपको समझ में आ गया तो आप हर एक किसी भी टाइप का इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। अगला देखिए, गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराया गया। ठीक है, करा दिया। इसमें 2 पूछ लिया, क्या है 3 नंबर में। इसमें भी इंटरनल चॉइस है, या तो अभी हम करके आए वो सोल्व करिए या फिर ये 2 क्वेश्चन सोल्व करिए। इसके ए बी भाग हैं। प्रथम संतति में बीज की आकृति व रंग कैसा होगा? गोल और पीले बीज होंगे। देखो 2 नंबर में इतना सा पूछ लिया, लेकिन इसके लिए हमें अभी जो संगणन वाला प्रोसीजर था, युग्मक बनाने वाला, ये बना के दिखाना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। संकर्ण सचित्र दर्शाएं। देखिए ये 1 नंबर का है, ये ऐसे दर्शाना है आपको संकर्ण। तो इसका सेम आंसर सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग से पूछ लिया है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पुष्प दिखा रखा है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पंखुड़ियाँ, बाह्य दल। जो पुंकेसर होता है वो फूल का, पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये देखिए दिखा रखा है, ये परागकोश है ऊपर, ये नीचे तंतु है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और दूसरा भाग जो है स्त्रीकेसर है, इसके 3 भाग दिखा रखे हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिका, अगर बीच वाला वर्तिका, नीचे वाला अंडाशय। अंडाशय जो है देखो मोटा उभरा हुआ भाग होता है, इसके अंदर जो है बीजांड होते हैं। बीजांड तो है निषेचन के बाद बीज में बदल जाते हैं, और जो ये अंडाशय है ये फल में बदल जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो है पंखुड़ियाँ हैं, दल है, इसको दल भी बोलते हैं। पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। ये अलग अलग रंग जो पंखुड़ियाँ होती हैं कीटों को आकर्षित करती हैं, जो परागण में सहायता करती हैं। चौथा है जो बाह्य दल है, ये हरे रंग के होता है। बाह्य दल ये जब फूल कीट की अवस्था में होता है तो ये बाह्य दल इस कली की जो है सुरक्षा करता है। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं नामांकित चित्र। अगला देखिए, हमारे अमाशय में अमल की क्या भूमिका है? ये 2 नंबर का है, यानी 30वां क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। ए और बी 2 पार्ट में दे रखा है, देख लेते हैं। हमारे अमाशय की आंतरिक भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो माध्यम को अम्लीय बनाता है। माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन नहीं करेगा। तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, पेप्सिन एंजाइम भी ज़रूरी है और माध्यम का अम्लीय होना भी ज़रूरी है। और क्या काम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? ये भोजन में अगर कोई जीवाणु होता है कुछ भी, तो वो उसको क्या करता है? मार गिराता है और भोजन को जीवाणु रहित बनाता है। तो ये इसके काम है। अमाशय में जो उत्पन्न होता है अमल, उसकी भूमिका है। नाम बी भाग है, नामांकित चित्र की सहायता से वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दर्शाइए। देखिए ये भी अब की बार ही पूछा गया है, ये हर एक कोड में पूछा गया है, पहले तो कभी नहीं पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। देखिए एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दिखा रखी। देखिए आपको पेड़ बनाना है, धरती के नीचे ऐसे जड़ें दिखा देनी है, धरती के ऊपर थोड़ा तने वगैरह दिखा के पौधे पत्तियां दिखानी है। तो पहले जड़ों से देख लेते हैं। जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण। मिट्टी, ये जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से पानी और खनिज लवण को जड़ों में अवशोषित कर लेती हैं, जड़ें अवशोषित कर लेती हैं। इसको फिर जड़ों से कहा जाता है ये तने में जाता है। वहाँ से जाइलम क्या करेगा? इस खनिज लवण और पानी को ऊपरी मुखी गति करवाता है, एक ही दिशा में गति करवाएगा। ऊपर से नीचे नहीं आएगा पानी, नीचे से ऊपर जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। मिट्टी से चलेगा और फिर जड़ से होता हुआ फिर तने में, पत्तियों में, सब जगह चला जाता है। फिर देखिए तीर के निशान दिखा रखे हैं। ये जो पत्तियां होती है, हरा हरा भाग है, इसके बाहर दिखा रखा है। यहाँ क्या दिखा रखा है कि ये जो जाइलम है जल और खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचा दिया। ये तो बात तो हो गई। देखो अगला जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा चूषण उत्पन्न करना है, यहाँ से जब ये तीर के निशान दिखा रखे हैं पौधे के हरे भाग के इधर उधर, यहाँ का मतलब है कि जो ये पौधे हैं इनमें से जो है पत्तियों से रंध्रों द्वारा पानी भाप के रूप में बाहर निकलता है। जब वो पानी भाप के रूप में बाहर निकलता है तो एक चूषण बल उत्पन्न होता है। वो चूषण बल ही जरूरी है जड़ों से पौधे को ऊपर खींचने में। अगर ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो चूषण नहीं होगा, चूषण नहीं होगा तो फिर पौधे जड़ों से जो है, जड़ें जो है मिट्टी से पानी और खनिज लवण को खींच नहीं पाएंगी, अवशोषित नहीं कर पाएंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए।
अगला देखिए, इंटरनल चॉइस है 30वें क्वेश्चन में, 2 में से एक करना है, या तो पहले 2 कर देना, या फिर अब ये जो है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में और मानव पाचन तंत्र के चित्र ये बना देना। जो भी आपको आसान लगे वो करना है आपको। वह पोषण जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड व पानी, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या है? वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करते हैं, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। आप ये मैंने पॉइंट बना के नहीं लिखे हैं, आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। और अगला था पाचन डायग्राम है, अब इसको अच्छे से बना बना के अभ्यास कर लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से बना पाओगे। जिसको क्वेश्चन याद नहीं होते हैं वो तो डायग्राम ड्रॉ करना सीख ही ले, कम से डायग्राम और छोटे जो क्वेश्चन है मिल मिला के आपके 60 में से 20 अंक आ जाएंगे, और 20 अंक ही चाहिए आपको। मुख, गुहाजी व ग्रसिका देखिए, अमाशय देखिए, अमाशय से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से देखो मलाशय, मलाशय से गुदाद्वार परिशेषिका साइड में। अब ग्रंथियाँ देखिए, लाला ग्रंथियाँ मुखगुहा में, फिर यह कर्थ है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें पित्ताशय होता है जो पित्त का भंडारण करता है। और फिर है यह अग्नाशय, अग्नाशय और जो है ये इनकी पित्ताशय की जो है दोनों एक ही उसमें खुलते हैं छोटी आंत में, तो ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट बना सकते हैं, पूरा डायग्राम बना सकते हैं। आज का जो हमारा 2025 का सेट भी कंप्लीट हो गया है। हमारे 2024 से जो है ऐसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है कि 96% जो है क्वेश्चन सेम होते हैं, एक क्वेश्चन ही होता है जो अलग होता है। तो लेकिन जो इनकी नंबरिंग होती है ABCD कोड में सब में अलग अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं, एक क्वेश्चन को छोड़कर, चाहे वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर वाला भी हो सकता है, तो एक क्वेश्चन अलग होता है। तो बच्चों ये चारों कोड को आप 4 बार देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के बच्चों को शेयर करें, ताकि सभी को ये उनको उनके पास पहुंच सके, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको अगली वीडियो भी चाहिए तो आप जो है नोटिफिकेशन का जो आइकन बटन है उसको दबा दीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी। तो और आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले पूरे 10 सालों के आपके पास तैयार होंगे, 10 सालों के क्वेश्चन आंसर ही आप कर लेना, आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो इनसे बाहर आएगा, नहीं तो 90% इन क्वेश्चन पेपर्स में से ही आना है, क्योंकि जैसे जैसे हमने किए हैं क्वेश्चन से ये एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन 10 बार, 12 बार, 15 बार ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो आप ज़रूर इनको करना, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।